नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। पीछे जो है 4 सेशन मैंने करवा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक। फिलहाल शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 जो 41 है वो है द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, जो कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वाज डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो वो जो है कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिला था। हिंदी में देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी डांसिंग गर्ल की मशहूर कांस्य मूर्ति इनमें से किस प्रमुख पुरातात्विक स्थल पर खोजी गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदारो या फिर रोपड़। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुदारो या फिर रोपड़। बताइए कहाँ पर मिली थी ये डांसिंग गर्ल जो है वो स्टैचू। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी स्टैचू? मोहनजोदारो में। द मास्टरफुली क्राफ्टेड डांसिंग गर्ल इज ए लॉस्ट वैक्स कास्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है, डेटिंग बैक टू अराउंड 2500 BC। मतलब कि ये कितनी पुरानी है पता है? 2500 ईसा पूर्व, ठीक। डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके। तो ये किसने खोजी थी? आर्कियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट मैके एट मोहनजोदारो इन 1926। तो ये ईयर भी याद रख सकते हैं। अर्नेस्ट मैके ने इसे मोहनजोदारो में 1926 में खोजा था। इट स्टैंड्स एज प्राइम एविडेंस ऑफ द एडवांस मेटलर्जिकल स्किल्स। तो मतलब कि ये प्राइम एविडेंस है कि वहाँ पर कैसी मेटलर्जिकल स्किल्स थी एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ हड़प्पन पीपल, और उनका सौंदर्य को लेकर क्या ज्ञान था, इसमें यह दर्शाया गया, ठीक है। उसमें हिंदी में देख लेते हैं। बेहतरीन ढंग से बनाई गई डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनी कांसे की मूर्ति है, ठीक है, कांसे की है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। ये तो मैंने बता दिया। 1926 में पुरातात्विक अर्नेस्ट मैके द्वारा, ठीक, ये पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, अर्नेस्ट मैके, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, द्वारा मोहनजोदारो में खोजी गई ये मूर्ति हड़प्पा के लोगों की उन्नत धातुकला कौशल और सौंदर्य बोध का एक प्रमुख प्रमाण है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच रूलर ऑफ द मगध एम्पायर वाज नोन एज कुनिक। तो मगध का कौन सा मगध एम्पायर का रूलर था जिसे कुनिक के नाम से जानते हैं? एंड इज इनफेमस फॉर सीजिंग द थ्रोन बाय असैसिनेटिंग हिज ओन फादर। तो मतलब उसने गद्दी हासिल करने के लिए अपने फादर को ही मार दिया था, ये बताना है। मगध साम्राज्य का कौन सा शासक कुनिक के नाम से जाना जाता था और उसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन हथियाने के लिए कुख्यात है, ठीक है, तो इसीलिए जाना जाता है। बिंबिसार है, उदयन है, अजातशत्रु है या फिर शिशुनाग है। बताइए कौन है, फिर मैं बताऊं। चलिए देख लेते हैं आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु, ठीक। तो अजातशत्रु वाज ए पावरफुल किंग ऑफ द हारण्यक डायनेस्टी, ठीक है। तो ये किसके थे? हर्यक कह सकते हो, ठीक, हर्यक डायनेस्टी के थे। हु इम्प्रिजन्ड एंड किल्ड हिज फादर। तो बंधक तो बनाया और मार भी दिया, किसे? बिंबिसार को, टू टेक द थ्रोन लेने के लिए। डिस्पाइट दिस ही इज हाईली सेलिब्रेटेड इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, ठीक है। इसके बावजूद जो है उसे हाईली सेलिब्रेट किया जाता है, किसमें? बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में। फॉर हिज पैट्रोनेज एंड ही कन्वीन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसने जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी की थी। कहाँ? राजगृह, शॉर्टली आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाण। जो बुद्ध थे उनके महापरिनिर्वाण के जस्ट तुरंत बाद, ठीक। हिंदी में देख लीजिए, अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। देखिए जो क्लैन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अजातशत्रु किसके थे? हर्यक वंश के थे, जिसने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता राजा बिंबिसार को कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी, ठीक। इसके बावजूद बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे संरक्षण देने के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये बौद्ध और जैनों की बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। और उसने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की थी, ठीक है। याद रखिएगा कौन थे? अजातशत्रु थे, जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी, आयोजित की थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द डायनेमिक नेवल एक्सपीडिशन दैट सक्सेसफुली कंकर्ड पार्ट्स ऑफ सुमात्रा, मलय एंड द श्री विजय एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया वर कैरीड आउट बाई विच प्रोमिनेंट चोला एम्परर। तो वो ये पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, मलय और श्री विजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों को सफलतापूर्वक जीतने वाले जबरदस्त नौसैनिक अभियान किस प्रमुख चोल सम्राट के
सम्राट ने किए थे, ठीक है। तो वो चोल सम्राट का नाम पूछ रहे हैं, किसने जो है यहाँ पर किया था नौसैनिक अभियान, जो ये बताया जा रहा है सुमात्रा, मलय और श्री विजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों को, ठीक है। राजराजा चोला प्रथम, राजेंद्र चोला प्रथम, कुलोत्तुंगा चोल प्रथम या फिर विजयालय चोल, बताइए कौन थे इसमें। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोला फर्स्ट, ठीक। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट सन ऑफ राजराजा फर्स्ट। तो ये जो राजेंद्र चोला फर्स्ट थे ये किसके बेटे थे, सन ऑफ राजराजा फर्स्ट के, ठीक। पॉजेस्ड ए फॉर्मिडेबल नेवी, तो मतलब कि बहुत शक्तिशाली इनके पास नेवी थी, नौसेना थी। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर्स रीच ड्रेस्टिकली, और इन्होंने जो एम्पायर था उसकी रीच जो पकड़ थी वो बहुत ज़्यादा विस्तारित कर ली। एंड द टाइटल गंगईकोंडा चोला, और इन्होंने जो टाइटल था गंगईकोंडा चोला ये भी हासिल किया था आफ्टर डिफीटिंग महिपाल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के महिपाल को हराने के बाद इन्हें गंगईकोंडा चोला उपाधि भी मिली। एंड कंप्लीटली डोमिनेटेड द ट्रेड रूट्स, और बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किए थे ट्रेड रूट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के जो ट्रेड रूट्स थे उन्हें भी बहुत अच्छे से डोमिनेट किया था। टर्निंग इट टेम्परली इनटू ए चोल लेक, और इसे जो है इन्होंने किस में बदल दिया था, चोल लेक में। हिंदी में देख लीजिए, राजेंद्र चोल प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र हैं, ठीक है। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, उन्होंने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। बंगाल के महिपाल को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि प्राप्त की और बंगाल की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किया, जिससे वह क्षेत्र कुछ समय के लिए चोल झील में बदल गया, ठीक है। सही है, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। ये तो अभी बिल्कुल जो है शुरुआती चल रहा है, आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल वेल प्रदेश टू लीड आर्मीज डायरेक्टली ऑन द बैटलफील्ड। तो दिल्ली सल्तनत की पहली स्वतंत्र महिला शासक कौन बनी, दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, जिन्होंने पारंपरिक पर्दा प्रथा को त्याग कर सीधे युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया। रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, नूरजहाँ या रुद्रमा देवी, बताइए कौन है। फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्ताना, ठीक है। रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान, ठीक, द डॉटर ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ध्यान रखिए कि जो रजिया सुल्ताना है वो किसकी डॉटर, किसकी बेटी है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1236 टू 1240। तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया, जो कि किसकी बेटी थी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। देखिए ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हर ओवर हिज सन्स ड्यू टू हर सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। तो मतलब कि उन्होंने अपने बेटों के ऊपर इन्हें तवज्जो दी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। हर राइन फेस्ड इंटेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स। तो इनका जो मतलब रूढ़िवादियों से तो हट के आई हैं, क्योंकि पर्दा प्रथा को हटा के तो विरोध तो हुआ ही होगा, ठीक है। टर्किश नोबिलिटी, चहलगानी और ग्रुप ऑफ 40 विच अल्टीमेटली लेड टू हर डाउनफॉल। तो इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो विरोध था वो जो तुर्की थे चहलगानी उनकी वजह से, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 लोगों का समूह था, उसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ। हिंदी में देख लीजिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की बेहतर प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उसे अपने बेटों के बजाय उत्तराधिकारी चुना। उनके शासनकाल में रूढ़िवादी तुर्की रईसों चहलगानी या 40 लोगों का समूह से कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जिसके कारण आखिरकार उनका पतन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि तुर्की रईसों या फिर 40 लोगों के समूह की वजह से रजिया सुल्तान की जो सल्तनत थी वो चली गई थी। 1236 से 40 तक शासन किया, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द प्रोमिनेंट डायनामिक रूलर कृष्णदेव राय हु रोट द क्लासिकल तेलुगु वर्क, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, क्या लिखा था, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से थे, विजयनगर एम्पायर की, ठीक। तो आपको यह बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख और गतिशील शासक कृष्णदेव राय, जिन्होंने तेलुगु की क्लासिक रचना अमुक्त माल्यदा लिखी थी, किस राजवंश से संबंधित थे, संगम राजवंश से या फिर संगम डायनेस्टी, सालुव राजवंश या सालुव डायनेस्टी, तुलवा राजवंश या फिर तुलवा डायनेस्टी, या फिर अराविदु राजवंश या फिर अराविदु डायनेस्टी, बताइए किससे थे। फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन सी, तुलवा
डायनेस्टी या फिर तुलवा राजवंश। द विजयनगर एम्पायर वाज रूल्ड सीक्वेंशियली बाई 4 डायनेस्टीज। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो सीक्वेंशियली 4 डायनेस्टी के थ्रू रूल किया गया है, संगम, सलुवा, तुलवा एंड अराविदु। ठीक है, याद रखिएगा, संगम, सलुवा, तुलवा एंड अराविदु 4 डायनेस्टी थी, सीक्वेंशियली हैं ये। कृष्णदेव राय राइंड 1509 टू 1529। तो 1509 से 1529 कॉमन एरा तक जो है कृष्णदेव राय का राज्य रहा है। कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल विजयनगर मोनार्क्स। ठीक है, तो ये जो विजयनगर के राजा थे उनमें सबसे ग्रेटेस्ट में है ये। बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी, और ये तुलवा वंश के हैं। हिज कोर्ट वाज फेमसली एडॉर्न्ड बाय 8 एमिनेंट पोएट्स नोन एज अष्टदिग्गजास। ठीक है, तो इनकी कोर्ट जो थी उसमें 8 पोएट थे, कवि थे, और उन जो पोएट्स को तो है हम क्या कहते थे, अष्टदिग्गजास। ठीक, दिग्गज बोलते हैं ना लेजेंडरी को हम लोग, तो वही चीज़ बता रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सालुव, तुलुव और अराविदु। कृष्णदेव राय शासनकाल 1523-29। ठीक, 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया कृष्णदेव राय ने, जिन्होंने विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान माना जाता है। ठीक है, किसे, कृष्णदेव राय को। तुलुव राजवंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। उनके दरबार की शोभा 8 प्रसिद्ध कवि बढ़ाते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछा जा सकता है शासनकाल क्या था कृष्णदेव राय का, तो आप क्या कहो 1509 से 1529। और ये पूछा जा सकता है वो किस राजवंश से थे, तो तुलुव राजवंश से। अगर ये पूछा जाए कि उनके जो दरबार में 8 कवि होते थे उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहोगे, अष्टदिग्गज। ठीक है, ये है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 46। Which specific revenue estimation and assessment system did Raja Todarmal introduce during Akbar's reign? ठीक है, based on the average prices and production of the past 10 years। तो राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों और उत्पादन के आधार पर राजस्व के अनुमान और निर्धारण की कौन सी विशेष प्रणाली लागू की। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा असेसमेंट सिस्टम जो है राजा टोडरमल ने बनाया था, उसका नाम बताना है। कनकुल प्रणाली, दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली भी जिसे कहते हैं, बटाई प्रणाली या फिर नस्ख प्रणाली। कनकोट प्रणाली, दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम और बटाई सिस्टम या फिर नसक सिस्टम, बताइए कौन सा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो है दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम। इंट्रोड्यूस इन 1580। तो 1580 में यह दहसाला सिस्टम या फिर जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है, तो अकबर के ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, वित्त मंत्री थे अकबर के, और इन्होंने दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1580 में। द आइन ए दहसाला और जब्ती सिस्टम कैलकुलेटेड लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द एवरेज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये लैंड रेवेन्यू जो है किस पे बेस्ड निकालते थे, एवरेज प्रोड्यूस एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ठीक, ओवर द प्रीसीडिंग डिकेड, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के जो भी औसत होता था उसके बेसिस पे। इट ब्रॉट ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी टू स्टेट फाइनेंसेस। और इसकी वजह से जो स्टेट के फाइनेंसेस थे और स्टेबिलिटी थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी आ गई थी। ठीक, ये बताना चाह रहे हैं। तो देख लीजिए, दहसाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा 1580 ईस्वी में शुरू की गई। आईना ए दहसाला या जब्ती प्रणाली में पिछले दशक मतलब कि 10 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की औसत पैदावार और बाजार की कीमतों के आधार पर भूमि राजस्व की गणना की जाती थी। ठीक है, पैदावार और बाजार की कीमतों के आधार पर भूमि राजस्व की गणना की जाती थी। इससे राज्य के वित्त में काफ़ी सटीकता और स्थिरता आई। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है द हिस्टोरिक परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1793 बाय विच गवर्नर जनरल। तो वो गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहे हैं, आपको उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है। हिंदी में देख लीजिए, जमीन के लगान से जुड़ी ऐतिहासिक स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। ठीक है, किसे, जमींदारी व्यवस्था को 1793 में। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बताइए किसने। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर वॉलिस बोल सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अंडर द
परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर लैंडलॉर्ड्स जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड। तो जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार, उन्हें मान लिया गया था या फिर पहचान लिया गया था एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड, लैंड के मालिक के रूप में। द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स परमानेंटली, और जो रेवेन्यू डिमांड थी वो परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी। एंड द जमींदार्स हैड टू पे 10/11 of the collected rent to the British East India Company, keeping 1/11 for themselves। मतलब कि देख रहे हो किस तरीके से लूट रहे थे जमींदार। जो लगान वसूल रहे थे ना, उसका 10/11 हिस्सा उन्हें अंग्रेजों को देना होता था, और 1/11 हिस्सा, केवल छोटा सा हिस्सा, वो अपने जमींदार रखते थे। तो हिंदी में समझ लीजिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जमीन का पूर्ण मालिक माना गया। ठीक है, जमींदारों को मालिक तो पूरा मान लिया अंग्रेजों ने, कहा ठीक है, तो वो राजस्व की मांग स्थायी रूप से तय कर दी गई। ठीक है, मांग भी तय कर दी, और जमींदारों को वसूले गए लगान का, समझ लेना, जमींदारों को वसूले गए लगान का 10/11 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। ठीक है, और 1/11 हिस्सा जो बचता था वो जमींदार रख लेते थे। देख लीजिए, समझ रहे हैं किस तरीके से लूटा गया है। फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 48। Who among the following actively founded the Aligarh movement and established the Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875, which later became the Aligarh Muslim University? तो वो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने सक्रिय रूप से अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, जो अलीगढ़ मूवमेंट था, और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहलाता था। ठीक, बाद में उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तो बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने इन दोनों मूवमेंट की शुरुआत की थी। सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए कौन थे। फिर मैं बताता हूँ, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां वाज ए विजनरी रिफॉर्मर, तो मतलब कि समाज सुधारक थे, वो बहुत बड़े विजनरी थे। हु वर्कड एक्सटेंसिवली टू प्रमोट मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, तो वो प्रमोट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट को अमंग इंडियन मुस्लिम्स, किसमें, भारतीय मुसलमानों में। द अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट देयर सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, तो जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसका गोल था सोशल और एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट, सेंटरिंग अराउंड द इंस्टीट्यूट ही फाउंडेड इन 1875, जो 1875 में उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था, उसके तहत जो है वो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट चाहते थे। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान एक दूरदर्शी सुधारक थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। अलीगढ़ आंदोलन का मकसद उनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान करना था, और यह आंदोलन 1875 में उनके द्वारा स्थापित संस्थान के इर्द गिर्द केंद्रित था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है उसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहते थे, और 1875 में सर सैयद अहमद ने शुरुआत करी थी। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द हिस्टोरिक पूना पैक्ट वाज साइंड इन सितंबर 1932। तो याद रखिए कि जो पूना पैक्ट था वो साइन किया गया था सितंबर 1932 में, किसके बीच में, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, प्राइमरली टू सेटल द इशू ऑफ, तो किस इशू को सेटल करने के लिए पूना पैक्ट साइन किया गया था सितंबर 1932 में। ठीक, आपको ये बताना है इशू क्या था। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट मुख्य रूप से किस मुद्दे को सुलझाने के लिए साइन किया गया था। आपको उस मुद्दे को, इशू के बारे में बताना है कौन सा था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डायरेक्ट एक्शन डे आफ्टरमैथ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइमलाइन। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा था। बंगाल का विभाजन था, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व था, और पृथक निर्वाचक मंडल था, या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आफ्टरमैथ था, या पूर्ण स्वतंत्रता समय रेखा। बताइए कौन सा था, फिर मैं बताऊं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो क्या था, डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से जो है पूना पैक्ट साइन किया गया था। अब इसे जो है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग द ब्रिटिश अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब कि जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कम्युनल अवार्ड की, ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, मतलब कि जैसे मुसलमानों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा था ना, तो उन्होंने दलितों के लिए भी ये मांग छेड़ दी थी। गांधी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल, लेकिन गांधी जी ने पूरा इसका
विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप पूरा तो भारत ही तोड़वा दोगे। तो यरवदा जेल में जो है वो विरोध करने लगे। द पूना पैक्ट रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ, और इस वजह से ये गतिरोध जो है वो समाप्त हो गया। किस वजह से? पूना पैक्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि गांधी और अंबेडकर जी जो थे इन्होंने सुलह कर ली। अंबेडकर एग्री टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, तो अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो मान गए कि वो नहीं होगा, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर ए सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स, लेकिन दलितों को बहुत हायर नंबर में जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई थी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स। तो जो कह सकते हो कि जो प्रांत की विधानसभा होती हैं उसमें दलित वर्गों के लिए बहुत सारी सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो अम्बेडकर साहब मान गए थे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं हुआ था। हिंदी में देख लीजिए, दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने वाले ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना पैक्ट से यह गतिरोध समाप्त हुआ। अंबेडकर प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए काफ़ी अधिक आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने पर सहमत हुए, ठीक है। तो यही था कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि अलग निर्वाचन क्षेत्र तो छोड़ दिया, लेकिन अधिक आरक्षित सीटें दे दी गई उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो ये पूछ रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या फिर कादम्बिनी गांगुली। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या फिर कादम्बिनी गांगुली। बताइए क्या है इसका आंसर। पहली इंडियन वुमेन पूछ रहे हैं जो इलेक्टेड हुई हो एज ए प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ओवरऑल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, इंडियन बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू प्रेसाइडेड ओवर 1925 कानपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब कि जो 1925 का कानपुर सेशन हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें कौन प्रेसिडेंट थी? सरोजनी नायडू। मार्किंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, और ये पहली इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में, ठीक है, मतलब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के लिए। नोट, डॉक्टर एनी बेसेंट। तो मतलब ये नोट याद रखिएगा कि अगर ओवरऑल वुमेन पूछा जाए, इंडियन वुमेन में तो सरोजनी नायडू है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछे तो एनी बेसेंट होंगी, जो कि आयरलैंड की थी, आयरिश वुमेन थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू प्रिसाइड ओवर एन INC सेशन। तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे उसमें पहली बार अगर महिलाओं की बात हो अध्यक्षता की तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर इंडियन वुमेन पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हैं। जो एनी बेसेंट थी वो 1917 के कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष थी, ठीक, प्रेसिडेंट थी। हिंदी में देख लीजिए, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिससे वह इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। 1925 वाले कानपुर सेशन में जो है सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। डॉक्टर एनी बेसेंट एक आयरिश नागरिक INC अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।